आज आपका अगला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स हम कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी की क्लास चैप्टर 6 में एक टॉपिक ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक कांसेप्ट्स हैं, आप थ्योरेटिकल जो भी कांसेप्ट बनेंगे वो सारे मैं समझा दूंगा। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये आपका 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक से कांसेप्ट। बहुत बेसिक सी थ्योरी है जो पहले ये समझिए। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एक रिलेशन है किसी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच का। ठीक है, किसी दो सिस्टम्स और सराउंडिंग। सिस्टम में आप ऐसे बोल सकते हो कि बीकर के अंदर आपने पानी रखा हुआ है और बाहर उसके क्या है? सराउंडिंग्स है, एयर है। उस बीकर के जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो उसकी क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाएगी। तो ये सिस्टम और एक सराउंडिंग के बीच का रिलेशन एक्चुअली में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशन दैट इन्वॉल्व्स हीट, मैकेनिकल वर्क एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपका क्या है? हीट, एनर्जी और क्या क्या है? रिलेशन दैट इन्वॉल्व हीट, मैकेनिकल वर्क और सारे अदर एनर्जी और हीट ट्रांसफर के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नमस्ते। ठीक, अब हीट, मैकेनिकल वर्क, एनर्जी और हीट ट्रांसफर जो होती है वो सिस्टम्स और सराउंडिंग्स के बीच में होती है। उन सारी चीजों को हम आगे देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर मान लीजिए ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कुछ आपका मटेरियल रखा हुआ है और ये ओवरऑल इसकी सराउंडिंग्स है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए दे रखा है कि वर्क डन ऑन गैस और वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a system in a thermodynamics refers to that part of universe in which observations are made। किसे बोला जाता है सिस्टम? सिस्टम उसे बोला जाता है जिसमें ऑब्जर्वेशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसपे कोई भी कार्य किया जा रहा है या जिससे कोई कार्य करवाया जा रहा है। और उसके अलावा जितने भी बाहरी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में ये फर्क है। इन दोनों को सेपरेट करता है क्या? इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो बीच का बाउंड्री है उसे हम बॉर्डर या बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें अभी मैं बता रहा हूं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम बेसिकली आपका 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम सारे सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम एक्चुअली में वो सिस्टम है जहां पर एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम्स के बीच में बहुत आसानी से। ठीक है, मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा एक सिस्टम यहां पर दिख रहा होगा आपको। यहां पर मैटर और एनर्जी दोनों की दोनों अगर इजीली ट्रांसफर हो जाएगी सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, तो इस प्रकार का जो सिस्टम वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। तो ओपन सिस्टम में हीट और एनर्जी या फिर मैटर, इन दोनों का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि एक ओपन बीकर में अगर आपने कोई केमिकल्स रखे हुए हैं तो वो सराउंडिंग से रिएक्ट कर जाएंगे। वो ऐसे सराउंडिंग से बहुत इजीली रिएक्ट करने वाली प्रोसेस को या ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। वहीं क्लोज सिस्टम वो होता है जहां पर हीट तो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए ये एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। एनर्जी पॉसिबल है लेकिन कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है इस केस में। किस केस में? क्लोज सिस्टम के केस में। जैसे कि मान लो ये एक आपका क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और CaO डाला हुआ है। अब यहां पर जब CaO को आप कार्बन डाइऑक्साइड और CaO को आप गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में कुछ हीट जो है बाहर रिलीज करेगी, लेकिन वो मैटर इस कॉर्क के होने की वजह से अंदर ही बंद रहेगा, लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार का सिस्टम आपका क्या कहलाता है? क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। अब क्लोज सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है? जो रिएक्टेंट होता है वो मटेरियल सारा का सारा उसके अंदर बंद रहता है, लेकिन एनर्जी या फिर हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। वहीं अगर हम तीसरे सिस्टम की बात करें जिसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम
जहां पर ना तो आपकी एनर्जी और ना ही मैटर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता। जैसे थर्मस फ्लास्क होते हैं आपके, थर्मोफ्लास्क, उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार के जितने भी सिस्टम होंगे वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे। तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका इंसुलेटेड सिस्टम, थर्मस फ्लास्क और ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो स्टेट होते हैं, बेसिक स्टेट्स, वो कौन कौन से होते हैं। देखो जनरली यहां पर बहुत सारे स्टेट्स मेजर किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम जो है वो आपके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज इसमें कंसीडर की जाती हैं। बट बेसिकली यहां पर 4 प्रॉपर्टीज, एक तो प्रेशर जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इसके अलावा वॉल्यूम V, इसके अलावा टेम्परेचर T और अमाउंट N। ये मेजर ऐसे स्टेट्स हैं किसी भी सिस्टम के, जिससे हम एक्चुअली में किसी भी सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। ये ऐसे बेसिक 4 स्टेट्स ऑफ सिस्टम है जिनके बेसिस पर, या इन्हें हम फंक्शंस या वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी भी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं कि हीट कितनी ट्रांसफर हुई, एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया। ये सारी चीजें, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें इसी कंसेप्ट पे, यानी इन 4 वेरिएबल्स पे ज्यादातर डिपेंड करती है। इसके अलावा वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस इन्हें बोला जाता है बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। इसका ये भी कारण है कि ये जो आपके 4 चीजें हैं ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती हैं, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि वो इस दौरान, यानी मान लो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सामान की टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस से कुछ चेंज होके कुछ और हो जाता है, तो इस पूरे के पूरे जो टाइम पीरियड में जो इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ वो किस पाथ से गया या कैसे चेंज हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि उसकी इनिशियल और फाइनल में उसके टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आया था, या इनिशियल या फाइनल वॉल्यूम में उसके क्या चेंजेस आया, या प्रेशर में क्या चेंजेस आए। इसीलिए ये जो क्वांटिटीज हैं ये स्टेट वेरिएबल्स इन्हें बोला जाता है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट। बेसिकली इसी पे ही हम ज्यादातर सिस्टम की प्रॉपर्टीज, इन्हीं 4 कंसेप्ट पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को समझेंगे आने वाली इक्वेशंस में, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम आ जाते हैं द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन क्या होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपको पहले समझनी चाहिए क्या है। इसके अलावा वर्क क्या होता है, किसी भी सिस्टम के द्वारा वर्क क्या किया जाता है, वो हम समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, 3 सिस्टम देखे। पहले हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा और 3 सिस्टम समझे, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इन तीनों सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा मैंने सिस्टम और सराउंडिंग्स और बॉर्डर्स के बारे में आपको समझा दिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, यानी कि जो मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट बताया, ये सारी की सारी चीजें ही आगे अब इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, प्रेशर और इन सारी चीजों को डिराइव करेंगी। सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन समझते हैं। इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। यानी कोई भी सिस्टम, बीकर में अगर पानी रखा हुआ है, उसका कितना टेम्परेचर, कितनी एनर्जी होगी, वो सारी चीजें इस U से डिनोट की जाती हैं। यानी कि अगर आप किसी पानी को गर्म करोगे, वो भाप में परिवर्तित होगा, तो कितनी स्पीड से वो आपके किसी टरबाइन को रिवॉल्व कर देगा, वो सारी चीजें इसकी इंटरनल एनर्जी डिफाइन करेगी। इसके अलावा इट मे बी अ केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी ये हो सकती है। द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये कब चेंज होती है, 3 कारणों से ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। पहला कारण, जब आप इसमें हीट पास करोगे, यानी आपने पानी को गर्म किया, हीट पास हुई, तो इस कारण से आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर आपने उस पर कुछ वर्क कराया, मान लो आपने उस पानी को चारों तरफ किसी एक डंडे से घुमा दिया, तो वो घुमाने की वजह से उस पर कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर किया जाए
तब भी इसकी इंटरनल चेंज होती है एनर्जी। इसके अलावा अगर मैटर जो है उसके अंदर का या तो लीव करेगा या उसमें एंटर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी बढ़ी, अमाउंट बढ़ी, तो साथ ही साथ उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी जनरली तीन चीजों पे डिपेंड करती है, वर्क पे, ठीक है, या क्या हमने उस पर कार्य कराया, उस पे हीट जो ट्रांसफर हुई उस पे, और उसके अलावा उसकी अमाउंट जो चेंज हुई, उन तीन चीजों पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम के लिए। तो पहले हम इंटरनल एनर्जी समझते हैं। तो ये हमने अभी समझ लिया इंटरनल एनर्जी। अब हम आगे कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे ये है वर्क, ठीक है, कार्य जो कि किसी भी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो वर्क है क्या? वर्क जो है एक एडियाबैटिक प्रोसेस, समझना इसे, एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये एक प्रकार की आइसोलेटेड सिस्टम ही है, ठीक है। बट आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर और हीट कुछ भी ट्रांसफर नहीं होती थी, यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी बट मैटर जनरली ट्रांसफर हो सकता है, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस आपको इतना ध्यान देना है, एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट का ट्रांसफर जीरो होता है, यानी आपके सराउंडिंग्स और सिस्टम्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो जीरो है। तभी आप किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य पता कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई बाहर, अगर हीट बाहर ट्रांसफर हो गई तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि उस सिस्टम के द्वारा कितना काम हुआ है? अगर हीट उसी के अंदर ही आपकी बाइंड अप रहेगी, उसी के अंदर बधी रहेगी, तो आप पता कर सकते हो कि उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है। तो जनरली वर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एडियाबैटिक सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, जो कि एक इंसुलेटेड बीकर में बंद है। तो जनरली एक आइसोलेटेड बीकर है, उसमें आपका पानी बंद है। लेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम बी ए एंड इट्स टेम्परेचर एस टी। सपोज करो कि उसका इनिशियल स्टेट ए थी और टेम्परेचर उसका टी ए था, और फाइनल टेम्परेचर और शुरू में जो उसका इंटरनल एनर्जी थी वो यू ए थी, ठीक है। ये हम मान लेते हैं टी ए और यू ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मान लो एक सिस्टम है आपका, ये इसके अंदर Q इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफर जीरो हो रहा है, क्योंकि ये एडियाबैटिक सिस्टम है। ये इसके अंदर मैटर है और ये इसकी एनर्जी है, ठीक है, जो इसी के अंदर ट्रेवल कर रही है। अब इस एडियाबैटिक सिस्टम में पहली चीज, दो तरीके से आप इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं जिसके कारण वर्क जो है डन होगा। पहला वाला क्या है, अगर आप मैकेनिकल वर्क करोगे, सपोज करो 1 जूल का, बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पेडल्स देयर बाय चर्निंग वाटर, यानी कि आपने क्या करा, उसके अंदर का जो पानी है उसको घुमाया, बहुत तेज तेज घुमाया, ठीक है। और बहुत तेज तेज घुमाने की वजह से 1 किलो जूल, मान लो कि ये मैकेनिकल वर्क है जो कि हुआ है 1 किलो जूल का, ठीक। तो 1 किलो जूल का अगर जो ये कार्य हुआ है, तो यहां जो न्यू स्टेट होगी वो आपकी मान लो कि बी है, तो टेम्परेचर टी भी हो जाएगा और जो इंटरनल एनर्जी है वो यू भी हो जाएगी। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टीबी माइनस टीए, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आपकी यूबी माइनस यूए, ठीक है। ध्यान देना इसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, जब आप उस पर कोई कार्य करो या उसको कोई एनर्जी ट्रांसफर करो। यहां पर उस पर कार्य किया गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, यूबी माइनस यूए हो गई है, और जो इसका टेम्परेचर है वो आपका क्या हो गया है, टीबी माइनस टीए। इस केस में टीए माइनस टीबी भी हो सकता है अगर टेम्परेचर जो है चेंज होने के बाद कम हुआ है टेम्परेचर जो पहले वाले से है उससे, ठीक है। तो टीए माइनस टीबी या टीबी माइनस टीए आप इसको कर सकते हो। तो ये दोनों चेंजेस हैं। सेकंड वे क्या है, अगर हम उसमें इक्वल अमाउंट का काम करें 1 किलो जूल का इलेक्ट्रिक वर्क विद द हेल्प ऑफ इमर्जन रॉड। यहां पर देखो उस केस में हमने मैकेनिकल वर्क किया था,
यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक वर्क किसके कारण कर रहे हैं? इमर्जन रॉड उसके अंदर डाल दिया, जिस कारण से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हुआ, वो आपका टीबी चेंज हुआ, पहले इनिशियली टीए था, तो इसीलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? टीबी माइनस टीए। ठीक है, और यहां पर जो आपका इसके थ्रू जेपी जूल ने एक चीज शो करी, ये क्या शो करी कि यहां पर जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होके डेल यू हो जाएगी, यानी कि यूए माइनस यूबी होगी। और यहां पर एक जेपी जूल, ये आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या डिराइव किया? इन्होंने ये देखा कि द सिस्टम नो मैटर हाउ इट वाज डन irrespective of the path produce the same change of the state। यानी इसने बोला कि चाहे मैटर आप कितने भी अमाउंट का ले लो, चाहे 5 लीटर ले लो, चाहे 10 लीटर ले लो, चाहे 50 लीटर ले लो, उससे उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी कि उसके टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया। ये हमेशा वेरी करेगा। इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही डिपेंड करेगी, ना कि उसके अंदर कितना मैटर है उस पर। ठीक है, इसीलिए इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है जो हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, ये जेपी जूल ने कहा था, ये दिखा दिया था उसने कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम नो मैटर हाउ इट वाज डन रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ द स्टेट। ठीक है, आपने किस तरीके से उसमें जो है टेम्परेचर चेंज किया है उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, किस तरीके से आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया। आपने भले ही उसको घुमाने मैकेनिकल वर्क से किया या भले ही आपने इलेक्ट्रिकल चेंजेस से किया, बट इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई है वो हमेशा डेल यू ही रहेगी, यूबी माइनस यूए। ठीक है, ये चीज जेबी जूल ने शो करी थी। देखो हमने यहाँ पर दोनों चीजें देखी ना, दो तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई थी। एक इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज हुई थी पहले वाले केस में, ये जो पहला वाला केस था एडियाबेटिक का, यहां वाला जिसमें हमने काम किया था मैकेनिकल वर्क, और दूसरा वाला केस था ये वाला, ये वाला जिसमें हमने इलेक्ट्रिक वर्क किया था। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक वर्क के थ्रू करो चाहे आप मैकेनिकल वर्क के थ्रू करो, दोनों के थ्रू जो है जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो डेल यू ही होगा। तो इससे जेपी जूल ने ये डिराइव करा कि एक्चुअली इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही वो डिपेंड करती है, और उसे उसने डिवाइड किया डेल यू इक्वल्स टू यूए माइनस यूबी या यूबी माइनस यूए, जो भी उसमें से ज्यादा होगी उसमें से उसको माइनस करेंगे। तो अभी तक हमने 3 टर्म समझे यहाँ पे। एक तो मैंने सिस्टम के बारे में आपको बताया, तीनों सिस्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सबसे पहली चीज इंटरनल एनर्जी बताई, और इंटरनल एनर्जी के बेसिस पर मैंने उस सिस्टम पे किया गया कार्य डिफाइन किया। ये कार्य एक्चुअली में 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल तरीके से, और दोनों से जब उन्होंने डिराइव किया तो देखा कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो हमेशा सेम ही थी। हमने क्या करा, एक तो सिस्टम्स पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा हमने इंटरनल एनर्जी देखी। इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में कैसे चेंज होती है, या तो 3 तरीके से होती है, या तो आप उसको हीट ट्रांसफर करो, या आप उस पर वर्क करो, या फिर आप क्या करो अमाउंट चेंज करो। अब इंटरनल एनर्जी के लिए वर्क के कंसेप्ट पे हमने क्या करा, 2 तरीके से उस पर काम किया। एक तो हमने काम किया कि मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू उसको घुमा दिया, घुमाने की वजह से उसका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी चेंज हुई यूबी और यूए में। ठीक है, दूसरा चेंज हमने करा, उसमें इलेक्ट्रिक रॉड घुसाई और उससे क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। दोनों से जब ऑब्जर्व किया गया तो दोनों के दोनों जो इंटरनल एनर्जीज थी उसमें चेंजेस जो हैं हमेशा सेम हुए। इससे जेपी जूल ने ये डिराइव किया कि जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन दोनों पे डिपेंड करता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से उसके टेम्परेचर और उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हो। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं। साइन कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर WAD काम किया गया है, तो अगर सिस्टम ने काम किया होगा तो वो हमेशा नेगेटिव कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से WAD को आप नेगेटिव लोगे। क्या बोलता है यहाँ पे, अगर वर्क जो है सिस्टम पर किया गया ऑन द सिस्टम तो तब उस केस में आप पॉजिटिव लोगे, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो WAD को आप क्या लोगे,
नेगेटिव लोगे, यानी सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए तो WAD नेगेटिव हो जाएगा और सिस्टम पे काम किया गया तो WAD पॉजिटिव होगा। इसका काम कहाँ पर आएगा, आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। जब आपके क्वेश्चंस में दे देगा कि एक सिस्टम ने काम किया तो उस केस में आपको WAD नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में हेल्पफुल रहेंगी, इसीलिए भी ये साइन कन्वेंशन ध्यान से समझना। आगे आ जाते हैं। आगे देखो, आगे इंटरनल एनर्जी एंड हीट के बारे में हम ध्यान से समझना। अभी तक हमने इंटरनल एनर्जी और वर्क का रिलेशन पढ़ा, अब हम इंटरनल एनर्जी और हीट का रिलेशन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने दो चीज़ें बताई आपको कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, या तो हीट पे या वर्क पे। ठीक है, पहले हमने वर्क के कंसेप्ट पे देखा, अभी हम हीट के कंसेप्ट पे देख लेते हैं। हीट के कंसेप्ट में क्या बोला, एक वाटर लो, ठीक है, जिसका टेम्परेचर TA था, एक कंटेनर में जिसकी थर्मल कंडक्टिंग वॉल्स एंड इनक्लोज इट इन अ ह्यूज हीट रिजर्वायर एट द टेम्परेचर TB पे। यानी क्या करा कि आपने एक वाटर लिया, उसको एक सिस्टम पे डाल दिया और उसको एक दूसरे सिस्टम जिसमें TB टेम्परेचर था उसमें इमर्ज कर दिया। इस कारण से क्या हुआ कि दोनों सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर का ट्रांसफर हुआ और वो जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो एक्चुअली में TB माइनस TA था। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी हीट ट्रांसफर हुई वो Q थी, इसे हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला, व्हेन नो वर्क इज डन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर डेल यू इंटरनल एनर्जी, देखो यहां पर समझाया भी गया है, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल Q इक्वल्स टू Q। तो देखो, अगर क्या होगा, आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसे आपने एक मतलब वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया जिसका टेम्परेचर TB था और आपका टेम्परेचर TA था, उस सिस्टम का टेम्परेचर TA था। अब इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगी, इस हीट ट्रांसफर को हमने Q से डिनोट किया। किससे? Q से डिनोट किया। तो जो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है TB माइनस TA, ये चेंज इन टेम्परेचर किस कारण से होगा? हीट ट्रांसफर की वजह से, और इस हीट ट्रांसफर को हमने किससे डिनोट किया? Q से। और इसी Q के कारण इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और वो इंटरनल एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या है? डेल U इक्वल्स टू Q है। और यहाँ पर व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चीज क्या समझा रही है? यानी जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई वेरिएशन नहीं आया, आपने एक बॉडी को इमर्स किया, टेम्परेचर का एक्सचेंज हुआ लेकिन वॉल्यूम आपकी सेम ही रही, ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। वर्क डन के केस में हमने एडियाबेटिक लिया था क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर इस केस में मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हीट भले ही ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट हीट ट्रांसफर हो रही है, और वो क्या, कितनी चेंज हो रही है? डेल U इक्वल्स टू Q। देखो, वो वाले केस में एडियाबेटिक लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस केस में हीट ही हमें वर्क बताती। इस केस में हमें ऐसा सिस्टम लेना है क्लोज सिस्टम, क्योंकि मैटर ही एक्चुअली में हमको बताएगा कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ है। तो दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वर्क के रिस्पेक्ट में आपको अगर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसा सिस्टम लोगे आप एडियाबेटिक सिस्टम लोगे। और अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू हीट के रिस्पेक्ट में तो आप कैसा सिस्टम लोगे? क्लोज्ड सिस्टम लोगे। ये चीज़ क्लियर? अब यहाँ पर डेल U आपका Q के इक्वल है और चेंज इन टेम्परेचर क्या है? TB माइनस TA है। अब आगे समझते हैं, जो Q है वो आपका पॉजिटिव होगा जब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। ये सेम वही कंसेप्ट है कि सिस्टम के द्वारा काम किया गया तो वर्क जो है नेगेटिव, और सिस्टम पे काम किया गया तो वर्क पॉजिटिव। वैसे ही अगर सिस्टम पे हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी, तो Q जो है वो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम के द्वारा हीट ट्रांसफर होगी तो Q क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये आपका साइन कन्वेंशन यहाँ पे इसने पूरा का पूरा समझाया है। आगे देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा एक इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, बेसिकली हीट ट्रांसफर और वर्क डन पे। वर्क डन एक्चुअली में हमने एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा। एडियाबेटिक सिस्टम में जो वर्क डन होगा
वही वर्क डन एक्चुअली में डिपेंड करेगा किस पर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे, ठीक। और दूसरी चीज़ जो आपका दूसरा हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंटरनल एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हीट के, उसमें हमने क्लोज सिस्टम के अंदर देखा, क्लोज सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आया, जो टेम्परेचर में चेंज आया या टेम्परेचर में जो ट्रांसफ़र हुआ वो डेल टी था, टी बी माइनस टी ए, और इंटरनल एनर्जी का चेंज जो था वो डेल यू था, ठीक है। यहाँ पर जेपी जूल ने एक चीज़ आपकी डिराइव करी थी कि जो ये वर्क डन है वो कभी भी किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये एक स्टेट फंक्शन है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इसी के बेसिस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है अगर चेंज इन स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, दो चीज़ों से देखो चीज इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, एक हीट से और वर्क से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी भी सिस्टम में चेंज होता है किस दो कारणों से, वर्क या फिर हीट ट्रांसफर की वजह से, तो हम इंटरनल एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो वहां पर हमने डब्ल्यू, डेल यू इक्वल्स टू वर्क डन के इक्वल था पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में डेल यू इक्वल्स टू क्यू के इक्वल था। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, वो चेंज इन हीट और वर्क डन दोनों पे डिपेंड करेगी। समझ आया? अब यहाँ पर इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम जो होती है, यहाँ पर यह भी बोला गया कि वो कांस्टेंट होती है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आपका वर्क एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना ही आपका टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? थर्मस फ्लास्क था, ना उसमें मैटर ट्रांसफर हो रहा था, ना हीट ट्रांसफर हो रही थी, ना आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो उस केस में हमेशा जो आपका क्या होगा, ये एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सिस्टम अलग है तो उस केस में ये वेरी करेंगे दोनों के दोनों। इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसे बोला जाता है। और एनर्जी इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोली जाती है कि ना तो बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो ये बेसिक सी थ्योरी है। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद रखना है, क्या कहता है? डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि इसका काम आने वाले आगे सारे लेक्चर में आपका जरूर काम आएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें हम सबसे पहले वर्क देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम हीट देखेंगे। यहाँ पर भी हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अगर हम मान लेते हैं ये एक सिस्टम है जिसमें P एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, ठीक है। ये मान लो कि P प्रेशर इनिशियली था और VI इसका इनिशियल वॉल्यूम थी। जब इस पे P एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया तो V फाइनल इसकी वॉल्यूम हो गई, और P एक्सटर्नल ये प्रेशर तब तक लगाया जाएगा जब तक इसके बाहरी प्रेशर और अंदरूनी प्रेशर जो है वो बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये बीकर आप सभी को दिख रहे होंगे, दोनों बीकर्स, एक में P एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दूसरे में भी P एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस कारण से क्या होगा कि इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, साथ में इसके प्रेशर पे भी चेंज आया है। देखो अगर मैंने मान लो एक बीकर पे प्रेशर लगाया P एक्सटर्नल का, वो तब तक अंदर धंसता जाएगा जब तक नीचे वाले का प्रेशर इसके प्रेशर से कम होगा, और जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पर से नीचे आप उसको और नहीं दबा सकते। तो जहां पर P एक्सटर्नल इस इंटरनल के इक्वल हो जाएगा, वहां पर जो है V फाइनल इसकी वॉल्यूम है। ये एक प्रकार का मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है। अब यहां पर ये पूरी की पूरी थ्योरी है, V इनिशियल, V ये सब चीजें दे रखी हैं। इस कंप्रेशन के दौरान सपोज पिस्टन जो है वो L डिस्टेंस मूव करता है। मान लो कि यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक वो L डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था ये पर्टिकुलर, वो आपका A था, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो आपकी कन्वर्ट हुई होगी वो कितनी हुई होगी? देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, सिलेंडर का एरिया यही होता है। आप क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो और उसको L लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी पूरी की पूरी वॉल्यूम निकाल लेगा। तो ये एक्चुअली में इतना वॉल्यूम नीचे गया है। तो यहाँ पर वही चीज बोली है, कंप्रेशन की वजह से पिस्टन जो है वो L डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया A तक मूव किया है, जिस कारण से जो वॉल्यूम में चेंज आया वो कितना आया? डेल V इक्वल्स टू L इंटू A, ठीक है।
डेल वी इक्वल्स टू एल इंटू ए, और यही इक्वल होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वॉल्यूम के। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको अगर आपको निकालना है फोर्स पिस्टन पे क्या होगा, तो वो होगा प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर आपको पता है पी एक्सटर्नल आपने प्रेशर लगाया था इंटू एरिया, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, देन वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने फोर्स निकाला P एक्सटर्नल इंटू एरिया, यहाँ पर रख दो ये, और L इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से जब आप इसको डिराइव करोगे तो ये पूरा का पूरा A इंटू एल हमने निकाला था किसके इक्वल है? चेंज इन वॉल्यूम के, और P एक्सटर्नल, तो यहाँ से जो आपका वर्क डन आ जाएगा वो P एक्सटर्नल इंटू डेल V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज हमने डिराइव करी, वर्क डन। किसी भी सिस्टम पे किया गया कार्य W, अभी हम थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ के हिसाब से वर्क डन निकाल रहे हैं। वो कैसे निकाला हमने एक पिस्टन की वॉल्यूम को VF से VI करा, ठीक है, इस पे प्रेशर P एक्सटर्नल लगा था, इस पे जो वॉल्यूम चेंज हुई थी वो A इंटू एल थी, तो यहाँ से आपका प्रेशर वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट L हुआ, और फोर्स आपने निकाला प्रेशर से, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से, दोनों को यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ गया, वर्क डन आ गया P एक्सटर्नल इक्वल्स टू W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने पहला वर्क डन निकाला है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। अब हम निकालेंगे चेंज इन हीट। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और भी है इसमें। अगर मान लीजिए, ये तो नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि हर एक इंस्टेंट पे, हर छोटे छोटे इंस्टेंट पे अगर इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही हो, तो उस केस में आपको फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या कहता है? वो कंसेप्ट ये कहता है अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ना हो, अभी तो हमने ले लिया था कांस्टेंट P एक्सटर्नल का, अगर हर एक स्टेज पे प्रेशर वेरी कर रहा हो और हर एक स्टेज पे जो है वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो हमेशा सम ऑफ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल, के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी इनफाइनाइट टाइम dV अमाउंट से, थोड़ी थोड़ी करके, और इस केस में वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। आपने क्या करा? इंटीग्रेट कर दिया P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम को V इनिशियल से V फाइनल के लिए। ठीक है, और यही आपका वर्क डन है ये वाले केस में। सेम वही रिलेशन है जो हमने यहां पर डिराइव किया था, बस यहां पर आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको V फाइनल से लेके, V इनिशियल से लेके V फाइनल तक। अगर क्या होता है? अगर आपके केस में जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? हर पर्टिकुलर टाइम पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। हर जगह पर आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर को बढ़ा या घटा रहे हो, तो वॉल्यूम भी आपका थोड़ा थोड़ा क्या होगा? कम होगा। और वो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा? VI से VF इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डॉट dV, ये चीज थी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क डन कितना होता है इसको देख लेते हैं। पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है ये समझो। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो किसी भी स्टेज पे अगर हम चाहें तो उसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, अ प्रोसेस और चेंज। ठीक है, इसे हम रिवर्सिबल तब कहेंगे जब चेंज जो उस पे किया जाए इस प्रोसेस में वो किसी भी मूवमेंट पर उसे रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, अ रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, यानी हर एक छोटी छोटी स्टेज पर ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती ही है। यानी मान लीजिए कि हमने एक स्टेज से थोड़ा सा चेंज किया प्रेशर, फिर थोड़ा सा चेंज किया, तो जो आपका जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी। तो बहुत आराम से हम क्या कर रहे हैं इस केस में? चेंज कर रहे हैं रिवर्सिबल के केस में। तो आप कभी भी चाहें तो दोबारा से उसको रिवर्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। आपने वॉल्यूम को थोड़ा सा चेंज किया, मान लो 1 लीटर चेंज किया, वापस से आप उसको दोबारा उतने पे ही ला सकते हो। इस केस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, वी कैन रिलेट वर्क टू इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस। और ये रिवर्सिबल का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ यहाँ पर ऐसे आता है। अब ये कैसे आता है ये मैं बता देता हूँ।
W रिवर्सिबल होता है -2.303 nRT log VF अपॉन VI के इक्वल। देखो W हमारा आया था यहां पर P एक्सटर्नल, ठीक है। इंटीग्रेशन के केस में जब ये वाला आप इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो वर्क डन जो होगा ये आपका आएगा P एक्सटर्नल ln VF अपॉन VI, ठीक है। P एक्सटर्नल ln VF अपॉन VI, ये आप जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। अब आपको एक इक्वेशन पता होगी आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। तो PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो ये वाले केस में आप रख दो PV इक्वल्स टू nRT। जब यहां पर आप P की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी कितनी, nRT अपॉन V ln VF अपॉन VI, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे और ln को जब आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, लॉग में, ठीक है। ln को लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो log VF अपॉन VI हो जाएगा और ln E की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2.303। तो यहीं से ही ये आपका W रिवर्सिबल -2.303 nRT log VF अपॉन VI आता है, जो W वर्क डन है, ठीक है। तो यही वाला टर्म था, इससे यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर PV इक्वल्स टू nRT, अच्छा यहाँ पर ये VI भी आएगा, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो VI ln VF अपॉन VI आएगा, यहाँ पर भी VI, इससे VI से VI ये कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में डेरिवेशन यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आ गया W रिवर्सिबल -2.303 nRT log VF अपॉन VI। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल के केस में ये इक्वेशन आती है, बट जनरली आप ये दो इक्वेशंस भी याद रखोगे तो सफिशिएंट है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये P एक्सटर्नल VF माइनस VI और ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्री एक्सपेंशन की, जिसे हम हीट का केस बोलते हैं। हीट कैसे आप निकालोगे, अभी तक आपने क्या निकाला, वर्क निकाला, अब आप हीट निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर पहले हम हीट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर आगे वाली चीज़ें हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। पहले इसको यहाँ पर समझो। फ्री एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम P एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि वो वाला केस जहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं, वो P एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और उस केस में अगर वो जो सिस्टम है वो एक्सपेंड कर रहा है, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, तो इस तरीके के सिस्टम को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। इस कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन किस कारण से हो रहा होगा, ये इस कारण से हो रहा होगा क्योंकि उसके अंदर कोई हीट होगी जो उसको बाहर एक्सपेंड करा रही होगी। हीट ही तो किसी भी सिस्टम को एक्सपेंड कराती है, तो वही चीज एक्चुअली में हीट कैलकुलेट करने में यहाँ पर हेल्पफुल होती है। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आइडियल गैस के केस में प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, वर्क डन नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आइडियल गैस नहीं है तो कुछ वर्क होता है, और वो वर्क कितना होता है, वो वर्क होता है P एक्सटर्नल इंटू डेल वी, जो हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो हीट चेंज हुई है वो हीट कितनी है, Q है, हीट जो है वो Q है। तो जनरली मैंने जो अभी आपका डेरिवेशन निकाला था, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W। W आपने अभी डिराइव किया था, क्या आया था, माइनस P एक्सटर्नल डेल V। तो ये डेल U की वैल्यू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल V हो जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अगर ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर की जाती, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, तो उस केस में ये डेल वी क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर ये डेल वी 0 हो जाता तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, QV के इक्वल होती है। तो अगर आपको हीट निकालनी है तो जो वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट होगा, और उस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो QV के इक्वल होगी।
द सबस्क्रिप्ट V डिनोट्स दैट द हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि एक वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट है अगर आप हीट ट्रांसफर करते हो तो उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेल यू की वैल्यू भी निकाल दी जो कि इक्वल टू है QV के। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये एक रिलेशन है आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन का एक आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ चीजें डिराइव करी हैं। पहली बात, वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू डेल वी माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल वी के इक्वल होता है। दूसरी चीज जो हीट है डेल यू, वो आपके किसके इक्वल होती है, QV के इक्वल होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमने वहां पर डिराइव करी। QV और QV जो है वो डेल यू के इक्वल होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, और साथ में ये फ्री एक्सपेंशन के केस में रहता है, और साथ में जो W है वो आपका P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर हमने ये दो चीज़ें डिराइव करी हैं यहाँ पर, वॉल्यूम और हीट का, सॉरी वर्क डन और हीट का कंसेप्ट, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम आइसोथर्मल के कंसेप्ट में, आइसोथर्मल का मतलब होता है जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है, ना ही मैटर ट्रांसफर हो रहा है, ना ही कुछ और भी चीज़ हो रही है। तो आइसोथर्मल के केस में आपका क्या हुआ है, फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस कौन सी होती है, आइडियल गैस पे कोई भी कार्य नहीं किया जाता, वर्क डन आपका जीरो होता है। तो डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W के इक्वल है। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस में कुछ इस तरीके से कि पहले तो आइसोथर्मल के केस में डेल यू आपका क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी हीट ही ट्रांसफर नहीं होगी तो डेल यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल यू जीरो हो जाएगा तो फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए Q हमारा माइनस W के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपका डेल यू जीरो है। अब मैंने इक्वेशन जब आपको लिखाई थी, डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है। तो अगर आपका U डेल यू जीरो हो जाएगा तो Q इक्वल्स टू माइनस W हो जाएगा, और इरिवर्सिबल के केस में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के केस में ये इक्वेशन आ जाती है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में Q इक्वल्स टू माइनस W, और ये इक्वल होता है 2.303 nRT log VF अपॉन VI, क्योंकि ये हमने आगे डिराइव किया था। वो वाला केस मैंने बताया था, एक केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट आप लगा रहे हो, और एक दूसरा वाला केस ऐसा था जिसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हर समय पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, उसे ही हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर स्टेज पे वो थोड़ा थोड़ा करके वो चेंज हो रहा है। तो सॉरी, उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो छोटी छोटी करके चेंज हो रही है, और जो एक साथ चेंज हो रही है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल के केस में आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल के केस में Q इक्वल्स टू P एक्सटर्नल VF माइनस VI। देखो यहाँ पे मैंने डिराइव भी किया था, ये था इरिवर्सिबल का केस और ये था रिवर्सिबल का केस, ठीक है। तो इस कारण से पहले वाले केस में Q इक्वल्स टू माइनस W के इक्वल, और यहां से P एक्सटर्नल VF माइनस VI, ये रिवर्सिबल का केस है। रिवर्सिबल के केस में Q इक्वल्स टू माइनस W और ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और रेडियो और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें Q जीरो हो जाता है। जब Q जीरो हो जाएगा तो डेल यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, W एडियाबेटिक, क्योंकि यहां पर जब ये वाली इक्वेशन में आप Q को जीरो कर दोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी W एडियाबेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत लंबा एक्चुअली खींच गया बट इतना है नहीं इसमें। हमने सिंपल सा, देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा, ठीक है। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में दो चीज़ों पे कैलकुलेट होती है, एक तो वर्क डन पे और हीट पे, ठीक है। और वर्क डन और हीट के बेसिस पर हमने एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट, पहला लॉ पढ़ा। वो क्या कहता है, वर्क डन जो है हमेशा इक्वल होता है इंटरनल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी जो इक्वल होती है वो किसके इक्वल होती है, हीट और वर्क डन के इक्वल। अब हीट
और वर्क डन, ये दो चीज़ें हैं और दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में हमने कैलकुलेट करनी है। पहले मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया, रिवर्सिबल के केस में मैंने क्या कैलकुलेट किया, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, सॉरी इरिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, और रिवर्सिबल के केस में इंटीग्रेशन वी एफ वी आई से लेके क्या आ गया, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, जो कैलकुलेट आके आता है -2.303 NRT ln log वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, इतनी सी चीज़ हमने देखी यहाँ पर। उसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एक आइसोथर्मल का कंसेप्ट देखा। अगर आपसे कल के दिन बोल दे कि एक आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोथर्मल सिस्टम है, उसमें आपको एनर्जी पता करनी है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी अगर वो प्रोसेस आपकी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक के केस में Q0 होता है, तो आप सीधे आप कर लीजिए कि इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू W एडियाबेटिक। अगर आपसे कल के दिन बोल दे कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका सिस्टम रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल के केस में मैंने क्या बताया कि W किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन माइनस Q के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर 2.303 NRT log VF अपॉन VI। अगर इरिवर्सिबल होगा तो उस केस में PX VF माइनस VI। तो ये इनका काम एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस मैं आगे करवाऊंगा कंप्लीट, बट अभी इस थ्योरी को समझो यहाँ पे, क्योंकि जितना मैंने आज कराया उस पर बेस्ड कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है। चलो आगे समझ लेते हैं। आगे है एंथैल्पी। बस थोड़ा सा एक ये लास्ट कंसेप्ट में बता दे रहा हूँ। एंथैल्पी एक्चुअली में क्या होती है, एंथैल्पी सम है किस किस चीज का, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, ये तीनों चीजें स्टेट फंक्शन है। मैंने पहले बताया था प्रेशर, वॉल्यूम और हीट डिपेंड नहीं करती कि किस स्टेट के थ्रू या किस स्टेप के थ्रू ये एक इनिशियल से फाइनल स्टेज पे पहुंचे। इसीलिए एंथैल्पी भी एक प्रकार का क्या है, स्टेट फंक्शन है, यानी ये भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि चेंज इन एंथैल्पी इनिशियल से फाइनल में कैसे चेंज हुई है। एंथैल्पी को एक्चुअली डिफाइन किया जाता है उसकी इंटरनल एनर्जी और उसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो H इज अ स्टेट फंक्शन, क्यों है वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो QP के इक्वल होती है। कब होती है, डेल H इक्वल्स टू QP, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हमेशा याद रखना जो एंथैल्पी होती है, मैंने क्या बताया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी QV के इक्वल होती है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी आपकी, मैंने अभी जब डिराइव किया था ना, तो डेल यू किसके इक्वल निकाला था, QV के इक्वल निकाला था यहाँ पे देखो, देखो डेल यू इक्वल्स टू QV के इक्वल है। किस केस में डेल यू इक्वल्स टू QV है, जब आपका जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर, और सॉरी जहां पर जो चेंज है वॉल्यूम में वो कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में डेल यू QV के इक्वल होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के केस में एंथैल्पी जो है वो QP के इक्वल होती है। चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर में चेंज होने की वजह से अगर आपके हीट में चेंज आता है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी एक कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट में चेंज आता है तो हमेशा वो किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी के इक्वल। और एक कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसीलिए डेल यू हमेशा QV के इक्वल होता है और डेल H हमेशा QP के इक्वल होता है। ये दो चीज़ें याद रखना। तो आज मैंने आपको एंथैल्पी और साइन कन्वेंशन देख लो। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर डेल H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ यहाँ पर ये समझना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट निकलती है, तो एंथैल्पी हमेशा आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी जब हीट निकल रही होगी। इसका काम क्वेश्चंस में आएगा। नेगेटिव होगी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और पॉजिटिव होगी जब एंडोथर्मिक, यानी कि जब आप उस पर हीट दे रहे होगे, वही सेम काम है। अगर उस पर काम कर रहे होगे तो पॉजिटिव, उससे काम करा रहे होगे तो नेगेटिव। तो एंथैल्पी नेगेटिव जब आप उससे काम करवाओगे या हीट एक्सर्ट करोगे या निकालोगे, और अगर आप उसमें हीट डालोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और वहाँ पर डेल H क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट जनरली क्लियर है। तो इसलिए डेल H QP के इक्वल होता है, और डेल H और डेल यू जो है QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल H डेल यू के भी इक्वल हो जाता है अगर सेम वॉल्यूम है और प्रेशर भी कांस्टेंट है तो। ठीक है,
चलिए यहाँ तक आपका एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और सिस्टम और थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी सिस्टम की, इसके अलावा एंट्रोपी हम समझेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आगे वाले लेक्चर्स में आपके कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर्स पे हम आकर कंटिन्यू करते हैं, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।